वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में जो मांग है यानी कि डिमांड है, उसका मीनिंग अलग लिया जाता है और सामान्य बोलचाल में जो मांग है उसका मीनिंग अलग लिया जाता है। कि सामान्य तो हम इच्छा को, आवश्यकता को मांग मानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में जो मांग का अर्थ है वो इच्छा और आवश्यकता से अलग होता है। अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मांग से है जिससे जिस वस्तु को व्यक्ति खरीदना चाहता है, उसके खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है और उसको वो पर्याप्त धन से उस धन को खर्च करना चाहता है ताकि वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इच्छा रखता है किसी वस्तु को पाने की, उसके लिए धन नहीं है, तो उसे सिर्फ इच्छा ही कहेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और उसके पास धन भी है, यानी कि वो योग्य भी है उस वस्तु को खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तो उसे हम आवश्यकता कहेंगे, ना कि मांग। लेकिन जो मांग होती है वो होती है कि वो वस्तु को खरीदना चाहता भी है, उसके पास पर्याप्त धन भी है और वो धन खर्च भी करना चाहता है। उदाहरण के लिए, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, यानी कि कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये एक इच्छा कहलाएगी, मांग नहीं होगी। इसी प्रकार मैं कार खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसे भी हैं, लेकिन मैं उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहता। मैं कार खरीदने के लिए अपने जो पैसे हैं मेरे पास उसको खर्च नहीं करता, तो ये मेरी आवश्यकता कहलाएगी। इसको भी हम मांग नहीं कहेंगे। मांग के लिए होता है कि किसी उपभोक्ता के पास इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, साथ में उस धन को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, यानी कि वो तत्पर होना चाहिए धन खर्च करने के लिए। इस तरह मांग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहले इच्छा होती है, फिर वो योग्य होना चाहिए, यानी कि उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। तीसरा, वो तत्पर होना चाहिए धन खर्च करने के लिए, तो उसे हम मांग कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं मांगी गई मात्रा और मांग में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आता है मांगी गई मात्रा में क्या डिफरेंस है और मांग में क्या डिफरेंस है। मांगी गई मात्रा बार बार यूज होगा आपके इस चैप्टर में। मांगी गई मात्रा हमें बताती है कि एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। माइनर सा डिफरेंस है, जबकि जो मांग होती है यानी कि डिमांड होती है, वो हमें बताता है कि एक वस्तु की वे सभी मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर, ना कि निश्चित कीमतों पर, निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार होता है, उसे हम मांग कहते हैं। तो मेन डिफरेंस है निश्चित कीमत या विभिन्न कीमत। जब हम मांग की बात करेंगे तो वो विभिन्न कीमतों पर अलग अलग मात्राओं की डिमांड करता है, तो उसे हम मांग कहते हैं। लेकिन जब वो निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग करता है, तो उसे मांगी गई मात्रा कहते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मांग अनुसूची क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होती है, और फिर जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है। मांग अनुसूची यानी कि डिमांड शेड्यूल वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, यानी कि जब हम तालिका के माध्यम से किसी वस्तु की कीमत और मात्रा को दर्शाते हैं तो वो मांग सूची कहलाती है। तो जो मांग अनुसूची है यानी कि तालिका है, वो कीमत के बीच में और मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाती है। हम देखते हैं कि कितनी कीमत पर कितनी मात्रा है वो कंज्यूमर डिमांड करता है, तो उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। तो जो मांग अनुसूची है वो 2 तरह से हो सकती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची नाम से ही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति की मांग को दर्शाती है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मांग करता है, जबकि जो बाजार मांग है वो बाजार में उपलब्ध जितने भी उपभोक्ता हैं वो उस वस्तु की कितनी मांग करते हैं, उन सब के जोड़ को हम बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। आगे देख लेते हैं इनको तालिका से। व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग की जाती है, या एक उपभोक्ता जितनी भी मांग करेगा उसकी तालिका को आप व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे। अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत जब 1 रुपये है, तो जो 4 मांग हम उसकी करते हैं, यानी कि एक वस्तु की 4 इकाइयों की मांग करते हैं। अगर कीमत बढ़कर 1 से 2 हो जाती है तो मांग घट जाती है, 4 से 3 हो जाती है। ऐसे जब वस्तु की कीमत और बढ़ती है तो जो मांग है वो और ज़्यादा घटकर 2 हो जाती है। इस तरह जो कीमत बढ़ती है तो जो मांग है वो लगातार घटती है। जो डिमांड है किसी वस्तु की
उसके साथ कीमत के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, यानी कि कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, तो जो मांग होगी वो घटेगी। इसी तरह अगर प्राइस कम होगा तो जो मांग है वो बढ़ेगी। मांग को इकोनॉमिक्स में हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी, और प्राइस को यानी कि कीमत को पी से डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाजार मांग अनुसूची। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, बाजार मांग अनुसूची किसे कहेंगे। बाजार मांग जो अनुसूची होती है वो सभी क्रेताओं द्वारा यानी कि उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु की मांग करते हैं उनके जोड़ को बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग में किसी वस्तु के सभी क्रेताओं की मांग को जोड़ा जाता है तो वो बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग अनुसूची किसी व्यक्ति के उन सभी मात्राओं को दर्शाती है जिसे बाजार में सभी जो उपभोक्ता है वो एक निश्चित समय पर खरीदते हैं। तो जिन्हें बाजार में सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं, उसे हम बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। यानी कि जो बाजार मांग अनुसूची है वो जितने भी उपभोक्ता उपलब्ध है बाजार में, वो वस्तु की जितनी मांग करते हैं उनके जोड़ को हम बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। टेबल से देख लेते हैं बाजार मांग अनुसूची को। मान लीजिए कि एक बाजार में किसी वस्तु के दो उपभोक्ता है, ए और बी। तो ए की मांग और बी की मांग यहाँ गिवन है। तो जो कीमत जब एक होती है तो जो ए उपभोक्ता है उस समय 4 मांग करता है, जबकि जो बी उपभोक्ता है वो एक कीमत पर उसकी 5 मांग करता है, यानी कि 5 इकाइयों की मांग करता है। तो जो टोटल डिमांड होगी वो 9 होगी, 4 + 5। इसी तरह जब कीमत बढ़कर 2 हो जाती है तो जो ए उपभोक्ता है वो 3 इकाइयों की मांग करता है, जबकि बी है वो 4 इकाइयों की मांग करता है। इसलिए जो टोटल डिमांड होगी वो 7 होगी। ऐसे ही अगर कीमत बढ़कर 3 हो जाती है तो जो मांग है वो घटकर 2 हो जाती है ए उपभोक्ता के लिए, और बी उपभोक्ता के लिए 3 हो जाती है। इस तरह जो बाजार मांग है वो 5 होगी। तो इस तरह जो बाजार मांग है वो दो उपभोक्ताओं के मांग का जोड़ होती है। आगे हम कर लेते हैं डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र क्या है। डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र, जब मांग अनुसूची को आप डायग्राम से प्रस्तुत करते हो यानी कि रेखा चित्र से प्रस्तुत करते हो तो उसे मांग वक्र कहेंगे। मांग अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को मांग वक्र कहते हैं। जैसे मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। इसी तरह जो डिमांड कर्व है वो भी दो तरह का होगा, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र है वो एक व्यक्ति की मांग को दर्शाएगा, जबकि जो बाजार मांग है वो बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं की मांग को दर्शाएगा। तो व्यक्तिगत मांग वक्र एक उपभोक्ता की मांग को दर्शा रहा है। मांग वक्र का जो ढलान है वो बाएं से दाएं की तरफ होता है, बाएं से दाएं यानी कि लेफ़्ट टू राइट होगा, और यह दर्शाता है कि कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध को हम ऋणात्मक संबंध कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी है किसी वस्तु की वो कम होगी। ऐसे ही अगर प्राइस कम होगा तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है यानी कि नेगेटिव है, तो जो डिमांड कर्व है वो भी नेगेटिव स्लोप का होगा। बच्चों को बता देती हूँ कि हमें कैसे पता लगता है कि जो डायग्राम है वो नेगेटिव स्लोप का है या पॉजिटिव स्लोप का है। तो जो भी नेगेटिव स्लोप का होगा वो बाएं से दाएं की तरफ होगा या और ऊपर से नीचे की तरफ होगा। जैसे अगर कीमत 4 है तो उस पर एक मात्रा का जो है वो डिमांड हो रही है, लेकिन कीमत घटकर 3 हो जाती है तो उस समय जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो कीमत के घटने से मांग बढ़ती है, नेगेटिव स्लोप हो रहा है। अगर कोई पॉजिटिव स्लोप की होती है तो जो डायग्राम होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, और तो इस तरह आप जान सकते हो कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो भी पॉजिटिव स्लोप का होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, जबकि नेगेटिव स्लोप का होगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, बाएं से दाएं। तो जो डिमांड वक्र है वो नेगेटिव स्लोप का है यानी कि ऋणात्मक होता है। आगे हम कारण भी जानेंगे कि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक क्यों होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं डिमांड जो बाजार मांग है, तो बाजार मांग वक्र कैसे बनता है। बाजार मांग वक्र बाजार में उपलब्ध जो उपभोक्ता है उनका जोड़ होता है। जैसे कीमत 4 है तो उस पर ए उपभोक्ता है वो 1 इकाई की मांग कर रहा है, लेकिन उसी 4 कीमत पर जो बी उपभोक्ता है वो 2 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो जो बाजार मांग वक्र बनेगा वो इस तरह बनेगा कि कीमत 4 होगी
कीमत 4 पर यानी कि इसके पैरेलल ही जो उपभोक्ता है वो 3 इकाइयों की माँग करेगा। 1 प्लस अगर आप 2 करोगे तो 3 इकाई होंगी। तो इस तरह यहाँ 3 बनेगा। तो सेम जब आप यहाँ जोड़ोगे कि कीमत 3 होकर जब कीमत 3 होती है उस समय जो ए उपभोक्ता है वो 2 इकाइयों की माँग करता है और जो बी उपभोक्ता है वो 3 इकाइयों की माँग करता है। तो जो टोटल डिमांड होगी वो 5 होगी, तो यहाँ 5 की तरफ जाएगा। इस तरह जो डिमांड वक्र आपका बनेगा। जो डिमांड वक्र है वो ज़्यादा फ्लैट बनता है क्योंकि जो बाज़ार मांग वक्र है वो दोनों ए और बी का जोड़ होता है। तो जब आप इनको जोड़ते हो तो बाज़ार मांग वक्र कहलाता है। तो इस तरह जो बाज़ार मांग वक्र है वो थोड़ा फ्लैट फॉर्म में बनेगा क्योंकि जो कीमत होगी उनमें ए उपभोक्ता और बी उपभोक्ता की मांग को जोड़ा जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। मांग का नियम क्या है जो हमने अभी करा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो इन्वर्स है, नेगेटिव स्लोप का है। कीमत बढ़ेगी तो जो मांग है वो कम होगी और कीमत कम होगी तो जो मांग है वो बढ़ेगी। किसी वस्तु की कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी को ही हम मांग का नियम कहते हैं। मार्शल के अनुसार मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। अजम्पशंस यानी कि मान्यताएं, किसी भी नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं तो मांग के नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं। मांग का नियम तभी लागू होता है जब हम अन्य बातें समान माने। अन्य बातें कौन सी होती हैं? अन्य बातों समान होने का मतलब वो सभी निर्धारक तत्व हैं जो कीमत के अलावा किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम वही उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व होते हैं। मांग के निर्धारक तत्व डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड किन किन तत्वों पर आश्रित होती है, मांग किन किन तत्वों पर डिपेंड करती है या कौन से ऐसे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित कर सकते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को मांग फलन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है मांग फलन क्या है तो मांग फलन है मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम मांग फलन कहते हैं। डी एक्स का मतलब है डिमांड ऑफ एक्स वस्तु, वो डिपेंड करता है, फंक्शन भी बोल सकते हो आप, फंक्शन का मतलब संबंध होता है प्राइस ऑफ एक्स वस्तु यानी कि एक्स वस्तु की कीमत डिटरमाइन करेगी कि एक्स वस्तु की आप कितनी डिमांड करोगे। प्राइस ऑफ आर यानी कि अदर्स गुड्स, जो भी रिलेटिव गुड्स हैं, गुड्स दो प्रकार की होती हैं, एक स्नानापन्न वस्तु एक पूरक वस्तु, इसको हम करेंगे। उपभोक्ता की इनकम, उपभोक्ता का टेस्ट कितना है, फिर एक्सपेक्टेशन, ये है आपकी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। जैसे आपने मांग अनुसूची 2 तरह की करी थी, मांग वक्र 2 तरह के करे थे। इसी तरह जो मांग निर्धारक तत्व है वो व्यक्तिगत निर्धारक तत्व अलग होते हैं और पूरे बाजार को निर्धारित करने वाले अलग होते हैं। तो किसी व्यक्ति की एक वस्तु की जो मांग है वो डिपेंड करती है उस वस्तु के प्राइस पर, अदर वस्तुओं के प्राइस पर, उपभोक्ता की इनकम पर, उपभोक्ता के टेस्ट पर और भविष्य में जो संभावनाएं हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो पी एक्स का मतलब होता है वस्तु एक्स की कीमत, पी आर का मतलब है संबंधित वस्तुओं की कीमत, वाई का मतलब है उपभोक्ता की आय, टी का मतलब है टेस्ट यानी कि रुचि और प्राथमिकता और ई का मतलब है संभावनाएं। तो आगे इनको एक्सप्लेन करते हैं। वस्तु की अपनी कीमत के बीच में और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध होता है। सामान्यतः वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है, इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत के घटने पर वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि उल्टा संबंध होगा। अब बात करते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत दो तरह की होती है, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो दो तरह की होती हैं। एक प्रतिस्थापन गुड्स जिनको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, या स्नानापन्न वस्तुएं। स्नानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरी वस्तु के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी है वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। बॉल पेन और शाइन का पेन है वो एक दूसरे की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। तो अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो जैसे चाय की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि लोग चाय की जगह कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
सब्स्टिट्यूट होने का मतलब कि चाय की जगह अगर चाय अवेलेबल नहीं है तो कॉफ़ी का प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे ही चाय की कीमत बढ़ेगी, चाय की कीमत बढ़ जाने से जो उपभोक्ता चाय को पी रहे थे, वो चाय ना पीकर कॉफ़ी को पिएँगे, यानी कि कॉफ़ी की जो डिमांड है, वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह अगर जो चाय की कीमत कम होगी, तो जो कॉफ़ी की माँग है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जब चाय की कीमत कम होगी तो वो चाय को ही पिएँगे, कॉफ़ी को प्रेफ़र नहीं करेंगे। इस तरह जो प्रतिस्थापन वस्तुएँ होती हैं, उनमें जो माँग का नियम है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु की जो माँग है वो भी बढ़ेगी। अगर प्राइस कम होगा तो दूसरी वस्तु की जो डिमांड है वो भी कम होगी। तो जो स्थानापन्न वस्तुएँ हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएँ हैं, इन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की माँग बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर दूसरी वस्तु की माँग कम हो जाती है। यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो लोग कॉफ़ी के स्थान पर चाय की अधिक माँग करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं पूरक वस्तुएँ। पूरक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की माँग को पूरा करती हैं, यानी कि एक साथ इन वस्तुओं की डिमांड की जाती है। जैसे कार और पेट्रोल है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। कार और पेट्रोल की जो माँग है वो एक साथ की जाएगी। अगर आपके पास कार है तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक होगी, लेकिन कार नहीं है तो पेट्रोल या डीज़ल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जैसे ही कार की जो कीमत बढ़ेगी तो लोग कार को कम पसंद करेंगे, कार को नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की माँग है वो भी घट जाएगी और कार की अगर कीमत घटती है तो लोग कार को खरीदेंगे, जिससे पेट्रोल की माँग बढ़ जाएगी। तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है। देख ले पूरक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो किसी वस्तु की माँग को मिलकर पूरा करते हैं। पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, इनमें से एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की माँग है वो कम हो जाएगी तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की माँग में वृद्धि हो जाएगी। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार की माँग पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आगे थर्ड, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का सामान्य वस्तुओं पर सीधा संबंध होता है। वस्तुएँ 2 प्रकार की होती हैं यहाँ भी। अगर वस्तु नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स होने का मतलब सामान्य वस्तुएँ हैं। सामान्य वस्तुएँ में जो माँग है उपभोक्ता की वो बढ़ती है। जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की माँग भी बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय कम होगी तो माँग भी कम होगी। इससे अभिप्राय है कि लोगों के पास जब पैसे अधिक हो जाते हैं तो वो वस्तुओं की अधिक माँग करते हैं। लेकिन अगर वो वस्तुएँ निम्न कोटि वस्तुएँ हैं, यानी कि घटिया वस्तुएँ हैं, तो उन पर जो उपभोक्ता की आय है, उन पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। घटिया वस्तुएँ वे वस्तु होती हैं जैसे उपभोक्ता की आय कम होती है, यानी व्यक्ति गरीब होता है तो उनकी माँग ज़्यादा करता है। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उन वस्तुओं की माँग कम करना शुरू कर देगा। आप इसका कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे कि नमक है। अगर अब उपभोक्ता के पास आय कम है तो वो घटिया क्वालिटी का नमक खरीदेगा, लेकिन जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो बढ़िया क्वालिटी का नमक खरीदेगा। सेम ऐसे ही है, अगर कोई भी कपड़ा है या कोई भी ऐसा चीज़ें हैं जो सस्ती आती हैं, जैसे अगर उपभोक्ता के पास इनकम ज़्यादा है तो वो एंड्रॉयड फ़ोन खरीदेगा, लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो सिंपल कीपैड का फ़ोन खरीदेगा। तो जो कीपैड का फ़ोन है उसको हम इन्फीरियर गुड्स कह सकते हैं, क्योंकि जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो कम कर देगा। आगे कर लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस, कि उपभोक्ता का जो टेस्ट है वो किस तरह का है। जिन चीज़ों की उपभोक्ता को आदत होती है या जो चीज़ें फ़ैशन में होती हैं, जो रीति-रिवाज के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी माँग ज़्यादा होती है। क्योंकि उनकी माँग ज़्यादा होने का अभिप्राय ये है क्योंकि वो फ़ैशन में है, अगर वो आउट ऑफ फ़ैशन है तो उपभोक्ता उनको नहीं खरीदेगा। या जिन चीज़ों की आदत है उपभोक्ता को, तो वो चाहे महँगी भी हो जाए लेकिन उपभोक्ता उनको ज़्यादा खरीदेगा। उपभोक्ता जिन वस्तुओं के लिए रुचि या प्राथमिकता बढ़ जाएगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, लेकिन जिनकी उपभोक्ता को इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है या फैशन से चली गई है, उनकी मांग कम होगी। अब बात करते हैं संभावना। संभावना यानी कि एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में क्या संभावना है। अगर फ्यूचर में किसी वस्तु के प्राइस के बढ़ने की संभावना है तो उसकी डिमांड आज बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में कोई वस्तु महंगी होने की संभावना है तो लोग उसको आज खरीद लेंगे ताकि फ्यूचर में उसको कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही अगर प्राइस कम होने की संभावना है फ्यूचर में, तो उसकी जो मांग है वो आज कम हो जाएगी। व्यक्ति सोचेगा कि भविष्य में उसकी मात्रा को खरीदा जाए। तो यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस के बढ़ने या घटने का जब हम संभावनाएं करते हैं।
आगे यदि उपभोक्ता को यह संभावना है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, तो वो वर्तमान में प्रचलित कीमत पर उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। भविष्य में कीमतें कम होने की संभावना में वह वर्तमान में उस वस्तु की मांग कम करेगा, यानी कि सीधा संबंध यहाँ मिलेगा। अब हम बात करते हैं बाजार मांग फलन की। तो बाजार मांग फलन जो अन्य तत्व हैं, इन 5 तत्वों की वजह से, ये जो 5 तत्व थे वो थे कीमत, अदर वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता के टेस्ट या उपभोक्ता की इनकम, उपभोक्ता के टेस्ट और एक्सपेक्टेशन। इन 5 के अलावा जो अन्य तत्व हैं जो बाजार मांग को प्रभावित करते हैं, वो देख लेते हैं। उनमें से पहला है जनसंख्या। जैसे ही किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो बाजार मांग वक्र है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ने से जो ज़्यादा व्यक्ति होंगे वो इकोनॉमी में होंगे, वो ज़्यादा मांग करेंगे। इसी तरह अगर जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम होगी। सरकार की नीति, सरकार यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी वस्तु की मांग कम हो तो उस पर टैक्स लगा देता है, जिससे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है और मांग कम हो जाती है। लेकिन सरकार चाहती है कि किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो, जैसे सोलर सिस्टम है, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जाए, तो जो है वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, जिससे किसी वस्तु का प्राइस है वो कम हो जाता है, तो लोग उसकी डिमांड को ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह सरकार की जो नीति है उस पर भी इफ़ेक्ट डालती है कि व्यक्ति किस वस्तु का कितना उपभोग करेंगे। जब सरकार किसी वस्तु की मांग में कमी करना चाहती है तो वो उस पर टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाने से कीमत बढ़ जाती है तथा मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार मांग को बढ़ाना चाहती है तो उस वस्तु की कीमत को कम करने के लिए वो आर्थिक सहायता, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं, देती है, जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्सिडी देने से वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। जैसे सरकार ने रसोई गैस के मांग को बढ़ाने के लिए जो सिलेंडर है उस पर सब्सिडी दे रखी है। आगे है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम का भी किसी वस्तु की मांग पर डिपेंड असर डलता है। ठंडी जलवायु वाले स्थानों पर ऊनी कपड़ों की मांग अधिक होगी। गर्मी के दिनों में बर्फ़ की मांग अधिक होगी। यानी कि किसी भी वस्तु की मांग पर डिपेंड करता है कि उस समय जो मौसम है वो किस तरह का है या जलवायु किस तरह की है। भारत जैसे उष्णकटिबंध देश है, गर्म देश है, तो यहाँ गर्म चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है। जैसे एसी वगैरह की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है। और ऐसे ही अगर इंग्लैंड जैसे देश हैं, वहाँ ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ गर्म चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है, जैसे कोट वगैरह ज़्यादा डिमांड की जाती हैं। आगे है 9 आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यदि आय का वितरण समान हो, यानी कि सभी व्यक्तियों के पास समान इनकम है, तो मांग अधिक होगी। इसके विपरीत यदि आय का वितरण है वो असमान है तो मांग कम होगी, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास जो पैसे हैं वो कम है, तो बाजार मांग भी कम होगी। इस तरह जो आय का वितरण है वो भी डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है जनसंख्या में कि जो व्यक्ति रह रहे हैं जिस भी देश में, वो किस तरह के रह रहे हैं। अगर देश में ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं तो अमीर व्यक्तियों, अमीर जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। और अगर गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीब जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो ज़रूरत की चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करेंगे। इस तरह जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करती है। हम कर रहे थे मांग का नियम, उसमें देख रहे थे अजम्पशन, और अजम्पशन में हम अन्य बातों को समान मान रहे थे। अन्य बातें समान रहने का मतलब है कीमत के अलावा जो हमने अन्य फैक्टर्स की बात करी है उनको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, यानी कि स्थिर मानते हैं। मांग के नियम की अजम्पशन, यानी कि मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम हमें बताता है किसी वस्तु की कीमत में और किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, और वो संबंध तभी होता है जब अन्य फैक्टर हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हों। अन्य बातें समान होने का मतलब जो अन्य मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व हैं वो स्थिर हैं कीमत के अलावा। इसलिए मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों को स्थिर माना जाता है, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वस्तु की कीमत में जो भविष्य में जो संभावना है उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो मांग का नियम है वो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, निम्न कोटि वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता है। अब मांग के नियम की व्याख्या। मांग के नियम की व्याख्या हम दो तरीके से कर सकते हैं, मांग अनुसूची द्वारा, मांग वक्र द्वारा।
तो पहले देख लेते हैं मांग अनुसूची। मांग अनुसूची हमने करा था जो मांग में किसी वस्तु की कीमत में और मांग के संबंध को यानी कि मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाती है। तो जो वस्तु की कीमत 5 है उस पर 20 मांग की जाती है, कीमत बढ़कर 10 हो जाती है तो जो मांग है वो घटकर 15 हो जाती है। इस तरह मांग अनुसूची से हमने जो तालिका है वो दिखाई है। तालिका से ज्ञात होता है कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी मांग कम होती जाएगी। आगे हम कर लेते हैं मांग वक्र। जो मांग वक्र है यानी कि डिमांड कर्व है वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है तालिका की अनुसूची की। तो जब कीमत 20 थी तो उस समय उपभोक्ता केवल 5 इकाइयों की मांग कर रहा था और कीमत घटकर 15 हो जाती है तो जो मांग है वो बढ़कर 10 हो जाती है। इस तरह कीमत के बीच में और मांग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कीमत है वो लगातार कम हो रही है और जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। कीमत बढ़ रही है तो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, लेकिन अगर कीमत कम हो रही है तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। इनवर्स रिलेशनशिप है। चित्र में जो डिमांड कर्व है उसको हम डी डी से शो करते हैं। एक्स वस्तु पर वस्तु की मात्रा और वाई एक्स पर वस्तु की कीमत लेते हैं। तो जो जो ओ एक्स है वो हमारा ओरिजेंटल है, इसको हम ओ एक्स बोलते हैं, जबकि जो वर्टिकल होता है उसको हम ओ वाई बोलते हैं। ओ वाई पर हमने कीमत ली है और ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी यानी कि मात्रा को दिखाया है। तो हमें बताता है कि कीमत और मांग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, इसके अपोजिट अगर कीमत बढ़ेगी तो जो मांग है वो कम होगी। आगे हम देख लेते हैं मांग के नियम के अपवाद। अपवाद होने का मतलब है कि वो कौन सी वस्तुएं हैं या कौन सी स्थिति है जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग के नियम के अपवाद: जब किसी वस्तु की कीमत और मात्रा में सीधा संबंध होता है यानी कि नेगेटिव स्लोप न होकर पॉजिटिव स्लोप होती है तो उसे हम मांग के नियम का अपवाद बोलते हैं। सामान्य वस्तु की स्थिति में जो डिमांड वक्र है डी डी है वो हमने कहा ऋणात्मक होता है, लेकिन जब मांग वक्र ऋणात्मक ना होकर धनात्मक होता है तो उसे हम मांग नियम के अपवाद कहते हैं। तो जब सीधा संबंध होता है यानी मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर धनात्मक होता है तब इसकी जो एक्सप्लेनेशन करी थी वो सबसे पहले रॉबर्ट ग्रिफिन ने की थी। रॉबर्ट ग्रिफिन ने की थी और उसी के नाम से इसे ग्रिफिन विरोधाभास का नियम भी कहते हैं। ग्रिफिन विरोधाभास कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें प्रमुख हैं। एक है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्टेटस सिंबल को दिखाती है, यानी कि जो लोग हैं उसे शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, वो अपनी सोसाइटी में अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए इन वस्तुओं को खरीदते हैं और वो खरीदते तभी है क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा है। इसकी कीमत अधिक होने पर लोग इनकी अधिक मांग करते हैं, इसलिए इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। सेकंड है अज्ञानता। अज्ञानता कई बार जो उपभोक्ता है ये मान लेता है कि जो किसी वस्तु है अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा यूजफुल है, उसकी मांग को ज़्यादा करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसे सस्ती मिल रही है यानी कि उस वस्तु का प्राइस कम है तो उसको घटिया मान लेता है, उसकी कम मात्रा का प्रयोग करता है। कई बार उपभोक्ता अज्ञानता के कारण किसी वस्तु की कम कीमत पर उसको कम महत्वपूर्ण समझते हैं और कम मात्रा खरीदते हैं। लास्ट है ग्रिफिन वस्तुएं। ग्रिफिन वस्तुएं एक निम्न कोटि वस्तुएं होती हैं। निम्न कोटि वस्तुएं वे कोटि होती हैं जिस पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उनकी मांग कम हो जाती है, लेकिन इनमें जो कीमत प्रभाव है वो धनात्मक होता है, यानी कि जब इन वस्तुओं का प्राइस बढ़ेगा तो लोग इनकी मांग को ज़्यादा करेंगे ना कि कम करेंगे। जबकि इनका आय प्रभाव ऋणात्मक है। आय प्रभाव ऋणात्मक होने का मतलब है कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो लोग इनकी मांग को कम करेंगे। ऋणात्मक संबंध हमेशा बताता है नेगेटिव है, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, जबकि पॉजिटिव में जो चेंज होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती है और उपभोक्ता की आय जब कम होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए इनको नेगेटिव स्लोप कहते हैं आय प्रभाव। लेकिन इनमें जो कीमत प्रभाव है वो पॉजिटिव होता है। आगे कर लेते हैं हम। आगे हम देखते हैं मांग का नियम क्यों लागू होता है। तो जो पहला रीजन है वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि जो मार्जिन यूटिलिटी है यानी कि सीमांत उपयोगिता है किसी वस्तु की, वो घटनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे किसी वस्तु की जो मात्रा है हम ज़्यादा खरीदते हैं या ज़्यादा प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की जो उपयोगिता है
वो कम हो, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल हो, तभी उसको वो खरीदेगा। हम समझ लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जो सीमांत उपयोगिता है वो किसी एक वस्तु की मात्रा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनसे हमें जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो जैसे हमने एक गिलास पानी पिया है, तो एक गिलास पानी पीने से हमें जो खुशी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसी टाइम हम दूसरे गिलास का उपयोग करते हैं, यानी दूसरा गिलास का भी पीते हैं, तो उस समय जो उपयोगिता होगी वो कम होगी। तो किसी वस्तु की हम जैसे जैसे उपयोगिता का यूज़ करेंगे, उस वस्तु का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है। इसलिए जो उपभोक्ता है वो ये चाहता है कि मैं अगर ज़्यादा मात्रा को खरीदूँ तो कीमत भी मुझे उससे कम देनी पड़े। इसलिए मांग का नियम यहाँ लागू होता है। सेकंड है आय प्रभाव। आय प्रभाव किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीददार की जो वास्तविक आय है उसमें परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है, उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं वास्तविक आय क्या है। वास्तविक आय का मतलब है क्रय शक्ति। एक उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है। तो जैसे किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 5 रुपये है और उस पर जो उपभोक्ता है 2 इकाइयों को खरीद रहा है, लेकिन जैसे ही उपभोक्ता देखता है कि उस वस्तु की जो कीमत है घटकर 2 रुपये हो जाती है, तो उस समय वो उस वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग करता है, यानी कि जो उसकी वास्तविक आय है वो बढ़ गई है, यानी कि अब उसके पास जो पैसे हैं वस्तु को खरीदने के लिए वो ज़्यादा है। ऐसे ही जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी कि 5 से 10 हो जाती है, तो अब वो इतना सक्षम नहीं होता कि वो 2 इकाइयों का प्रयोग कर सके या 2 इकाइयों को खरीद सके, तो वो कम इकाइयों का प्रयोग करता है, यानी कि जो उसकी क्रय शक्ति है वो घट जाती है। तो वास्तविक आय हमें बताती है किसी वस्तु की अगर कीमत घट जाएगी तो जो उपभोक्ता के पास है उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है वो घट जाएगी। वास्तविक आय जो होती है वो वस्तु और सेवा के रूप में मापी जाती है। कीमत के कम होने पर वास्तविक आय बढ़ती है, जिससे वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने से जो वास्तविक आय है वो कम हो जाती है, यानी कि मांग भी कम हो जाती है। थर्ड है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम दूसरी वस्तु का सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने से हम दूसरी वस्तु की मांग करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक इस वस्तु की कीमत, जिस वस्तु की कीमत बढ़ी थी उसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके बदले में हम दूसरी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई वस्तु है वो सस्ती हो जाती है तो दूसरी वस्तु की हम मांग कम कर देंगे, उसी वस्तु को खरीदना पसंद करेंगे। इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव जब किसी वस्तु की अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। जैसे चाय और कॉफ़ी, यदि चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो जो लोग हैं, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो वो कॉफ़ी की मांग करेंगे, लेकिन अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रतिस्थापन करेंगे, जिससे जो चाय की मांग है वो बढ़ जाएगी। उपभोक्ता समूह के आकार का मतलब ये है कि कितने उपभोक्ता हैं जो वस्तु को खरीद रहे हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कई नए उपभोक्ता हैं जो पहले उस वस्तु को उपभोग नहीं कर रहे थे, अब उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, अगर किसी वस्तु की जो कीमत है अगर बढ़ जाती है तो कुछ उपभोक्ता हैं जो इसको पहले यूज़ कर रहे थे लेकिन अब उसका उपभोग करना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से जो मांग है वो कम हो जाएगी। लास्ट है विभिन्न उपयोग। किसी भी वस्तु के, किसी भी साधन के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे ही कोई वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी तो जो अति आवश्यक कार्य होगा हम उसी को पूरा करेंगे। जैसे अगर दूध है, दूध की कीमत बढ़ जाएगी तो दूध का प्रयोग केवल चाय बनाने के लिए या बच्चों को देने के लिए करेंगे, लेकिन अगर दूध की कीमत कम हो जाती है तो दूध का प्रयोग हम विभिन्न मिठाई बनाने के लिए, खीर वगैरह बनाने के लिए या आइसक्रीम बनाने के लिए करेंगे। तो जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। कई वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग होते हैं। यदि उनकी कीमत बढ़ जाती है तो लोग अति आवश्यक कार्यों के लिए ही उसका प्रयोग करेंगे, फलस्वरूप जो मांग है वो कम हो जाएगी। अगर कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्रयोग के लिए हम करेंगे। जैसे दूध है या चने की मांग, अगर चना सस्ता होगा तो लोग जानवर को भी डाल देंगे उसको और खुद भी खा लेंगे, लेकिन अगर चना महंगा होगा तो केवल अपने उपभोग के लिए उसका प्रयोग करेंगे। आगे हम देख लेते हैं मांग वक्र का
विस्तार और वृद्धि, यानी कि जो मांग वक्र का संचलन है या मांग वक्र का खिसकाव है वो किसे कहते हैं। लेसन के शुरू में हमने किया था जो मांगी गई मात्रा है और मांग में जो चेंज है वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो मांग में परिवर्तन होता है या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है वो कीमत की वजह से होता है, जिसको हम मांग वक्र पर संचलन कहते हैं या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और मांग में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। आगे इनके दो भाग है। मांग वक्र का जो खिसकाव है यानी कि जो मांग वक्र है, डिमांड कर्व है आपका, वो लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है, तो उसे हम मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहेंगे। जो मांग में वृद्धि होगी वो राइट की तरफ होगा, जो डिमांड वक्र है वो राइट की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कमी होगी तो वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही मांग का विस्तार और मांग का संकुचन है। और जो मांग का विस्तार और मांग का संकुचन है वो वस्तु की अपनी कीमत की वजह से होता है। और मांग का विस्तार तब होगा जब वस्तु की कीमत कम होगी और उपभोक्ता उसकी जो मांग है वो ज़्यादा करेंगे। और मांग का जो संकुचन है, कीमत में जब वृद्धि होगी तो लोग उसकी मांग को कम करेंगे। तो बेसिकली जो डिफरेंस है, मांग में जो चेंज होता है अन्य तत्वों की वजह से होता है, जबकि मांगी गई मात्रा में जो चेंज होता है वो वस्तु की कीमत की वजह से होता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली वृद्धि या कमी से। इसे मांग वक्र पर संचलन या मूवमेंट बोलते हैं, अलोंग द डिमांड करो। और इसे हम मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। जो मांग का विस्तार तब होगा जब कीमत कम होगी तो उसकी मांग ज़्यादा होगी। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहेंगे। समझ लेते हैं मांग का विस्तार। तो तालिका से देखते हैं, अगर कीमत पहले 5 है तो जो मांग है वो 1 है, लेकिन कीमत घटकर 1 हो जाती है तो उस समय हम 5 मांग कर रहे हैं। तो पहले जब कीमत 5 थी तो केवल 1 इकाई का हम प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कीमत घटकर 1 हो जाती है तो जो मांग है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो मूवमेंट हो जाती है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हो जाती है। तो इस तरह जो डिमांड कर्व है वो एक ही रहता है, चेंज नहीं होता, लेकिन जो पॉइंट है वो चेंज हो जाते हैं, ए से बी की तरफ चला जाता है, यानी कि मांग का जो विस्तार है वो हो जाता है। अब हम मांग का संकुचन देखते हैं। मांग का जो संकुचन होता है वो अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो जो उपभोक्ता है उसकी कम मांग करता है तो उसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। यानी कि पहले कीमत 1 थी, उस पर 5 मात्रों का उपभोग की जा रही थी, लेकिन कीमत बढ़कर 5 हो जाती है तो जो की मांग है वो घटकर 5 से 1 हो जाती है, इसे हम मांग का संकुचन कहेंगे। तो इस समय जो कीमत पहले 1 थी उस पर 5 इकाइयों की मांग हो रही थी, लेकिन जैसे ही कीमत 1 से 5 बढ़ी है तो लोग जो उपभोक्ता है वो अब जो मांग है वो उसको घटा रहा है, यानी कि अब वो 5 से सिर्फ 1 इकाई का ही उपभोग कर रहा है। तो इसे हम मांग वक्र का मूवमेंट बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। ए जो पॉइंट है वो ए बी से ए की तरफ मूव हो जाता है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ वो चला जाता है, बी से ए की तरफ चला जाता है, इसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। अब हम मांग में वृद्धि और मांग में कमी देखते हैं। अब हम देख लेते हैं मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। जब चेंज इन डिमांड होता है यानी कि मांग में चेंज होता है वो कीमत के अलावा होता है। जब किसी वस्तु की कीमत के अलावा यानी कि अतिरिक्त मांग के अन्य जो निर्धारक तत्व है उनमें चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसके कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होती है तो उसे मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं, जिसे हम मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। जो कीमत की वजह से चेंज होता है उसे हम मांग का विस्तार और मांग का संकुचन कहते हैं, लेकिन अन्य तत्वों की वजह से जब चेंज होता है तो उसे मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। आगे देख लेते हैं मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। तो जब सेम कीमत पर कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा, किसी अन्य तत्व की वजह से अधिक मांग की जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहेंगे। कीमत समान है, पहले भी 10 थी अब भी 10 है, लेकिन जो मात्रा है वो बढ़कर 20 से 30 हो गई है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहेंगे। और इसमें जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि शिफ्ट हो जाता है। मूवमेंट होता है वो कीमत की वजह से होता है, लेकिन जो शिफ्टिंग होती है वो अन्य तत्वों की वजह से होती है। तो जो डिमांड कर्व है इसमें नया बन जाता है। अगर वृद्धि होती है तो वो राइट की तरफ मूवमेंट हो जाती है,
डी से D1 हो जाता है, लेकिन अगर कमी होगी तो जो डिमांड वर्कर है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह जब कमी होगी तो लेफ़्ट की तरफ होगा, लेकिन वृद्धि होगी तो राइट की तरफ होगा। जब समान कीमत पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, यानी कि मांग में जो चेंज हो रहा है लेकिन वो कीमत की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम मांग में कमी कहेंगे। कीमत समान है, पहले भी 10 थी अब भी 10 है, लेकिन जो मात्रा है पहले 30 थी लेकिन वो अब घटकर 20 हो जाती है, तो जो डिमांड वक्र है वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है। अभी हमने करा था कि जो डिमांड कर्व है वो डी से मान लो D1 हो जाता है। आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन वो लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट हो जाता है, तो उसे हम मांग में कमी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मांग में जो कमी होती है वो किस कारण से होती है। जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तब वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी होती है तब भी मांग में कमी हो जाती है। पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। जब फैशन के कारण कोई रुचि है वो चेंज हो जाती है उपभोक्ता की, तब भी। भविष्य में जब कीमत कम होने की संभावना होती है तब मांग कम हो जाती है। क्रेताओं की संख्या में कमी होती है। अगर हम मांग में वृद्धि की बात करें तो इसके अपोजिट होंगे सभी कारण, यानी कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तुओं की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो जाएगी। पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी होगी और जो फैशन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि उपभोक्ता की रुचि है वो बढ़ जाएगी। निकट भविष्य में कीमत है वो बढ़ने की संभावना होगी और क्रेताओं की संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तब भी मांग में वृद्धि होगी। पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी होगी तब भी मांग में वृद्धि होगी। फैशन के कारण भी उपभोक्ता की अगर टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट में वृद्धि होती है तब भी मांग में वृद्धि होगी। भविष्य में अगर कीमत बढ़ने की संभावना है तो उपभोक्ता उसकी डिमांड आज करेंगे, यानी कि मांग में वृद्धि होगी। भविष्य में अगर उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना है तब भी वो मांग को बढ़ा देता है। इस तरह जो मांग है वो अगर कीमत की वजह से चेंज हो रही है तो उसे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहेंगे, लेकिन अगर चेंज हो रहा है अन्य तत्वों की वजह से तो उसमें मांग में वृद्धि या कमी कहेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट चैप्टर करा है 4th। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।